नमस्कार, राज्यसभा टीवी के खास कार्यक्रम स्पेशल रिपोर्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं अरविंद कुमार सिंह। इस एपिसोड में हम चर्चा करने जा रहे हैं विदर्भ के कृषि संकट पर। विदर्भ को लेकर के पूरी दुनिया भर में खासतौर पर किसान आत्महत्याओं को लेकर काफ़ी चर्चाएं हो चुकी है। भारत सरकार और राज्य सरकार की ओर से कई पैकेज दिए गए, बावजूद इसके यहाँ खेती का संकट बढ़ता जा रहा है। किसानों की आत्महत्याएँ रुक नहीं रही हैं और किसान कर्ज के बोझ से दबे हैं। आखिर क्या है विदर्भ में खेती का संकट, इसकी पड़ताल करने की कोशिश की है राज्यसभा टीवी ने। आइए आपको दिखाते हैं यह स्पेशल रिपोर्ट। महाराष्ट्र के यवतमाल जिले का बोथ बोडड़ गांव। नेता और दूसरे खास लोग यहां की दुर्दशा देखने आते रहे हैं। खेती को राहत देने को कई ऐलान हुए, लेकिन किसानों की हालत नहीं सुधरी। यहां 2 दर्जन किसान खुद अपनी जीवन लीला समाप्त कर चुके हैं। जो जिंदा हैं, वो आशंकाओं से घिरे हैं। 3000 की आबादी वाला लगभग पूरा गांव कर्ज के बोझ से दबा है और इस बरस फिर मौसम धोखा दे चुका है। कई किसानों ने 3-3 बार बुआई की, मगर उनके माथे पर चिंता की लकीरें बढ़ती जा रही हैं। कौन कौन आए? बहुत आ गए, आके जा रहे। कौन कुछ फायदा तो कुछ कर रहे नहीं। दिक्कत क्या है? मुख्य समस्या क्या है, सब करोड़ों खेती है, पिकती नहीं, कृषि आत्महत्या हो रही है। विदर्भ का कृषि संकट जग जाहिर है। इसी के चलते देश में यही सबसे ज्यादा किसानों ने आत्महत्याएं की। यवतमाल जिले की हालत शायद सबसे ज्यादा खराब है। यहां कपास और सोयाबीन मुख्य फसलें हैं। उन परिवारों की हालत ज्यादा नाजुक है जिनके मुखिया मौत को गले लगा चुके हैं। 55 बरस की चंद्रकला की कहानी कुछ ऐसी है। इस साल 2 बार महंगा बीज बोया, लेकिन अंकुर नहीं निकला तो थक कर बैठ गई। 2.5 लाख का कर्जा सर पर है और सरकार से कोई मदद नहीं मिली। म्हणजे मग वावरात गेले पाणी द्यायला, तर पाण्यामध्ये पडून मरून गेले ते विहिरीमध्ये. हो, म्हणजे कर्ज आले असे बँकवाले ये ना घरी, तर मग का त्याला असा विचार आला असन का आता काय करावं काय नाही, म्हणून आम्ही म्हणलं काय करायचं आहे. बीते 12 बरसों से इस इलाके में संकट बढ़ता ही गया है। बीटी कपास के बेहद महंगे बीज इस दफा 2 बार फेल हो गए। तीसरी बार बुआई से कुछ एक को थोड़ी उम्मीद बची है, लेकिन उनको पता है कि वो घाटे की खेती कर रहे हैं। 3 एकड़ के किसान हैं शेषराव, लेकिन इस साल जब कपास की फसल तीसरी बार फेल हो गई तो उनकी हिम्मत और उम्मीद दोनों जवाब दे गईं। सरकार हमारे गांव में कुछ भी काम नहीं करती। कौन सी सरकार हो, इंदिरा कांग्रेस आओ क्या मोदी की सरकार आओ, किसने भी काम नहीं किया अभी तक के। जो है सब भिखारी है हमारे गांव में। जो इंसान बैठा है ना, इनके ऊपर सरकार ने 50-50 हज़ार रुपये कर्ज, 50-50 लाख रुपए कर्ज एक आदमी के ऊपर कर डाला है, ऐसा समझो। क्योंकि हम जीवन ही उधार में जी रहे हैं, तो जगेंगे क्या, ये बताओ मेरे को। ये भी ड्राईलैंड फार्मिंग यानी बरानी खेती वाला इलाका है। यहाँ महज एक फसल के बूते किसानों को जीवन की गाड़ी खींचनी पड़ती है, जिस पर महंगा बीज और खाद पानी का संकट। गांव के बाहर एक बड़ा तालाब है, लेकिन उनके ही काम आता है जिनके पास पैसा है और उन्होंने मोटर लगाकर अपने खेतों में पानी का इंतजाम कर लिया है। खर्चा बहुत हो रहा है, अपने को भाव जे मिलने को ना, अपने को क्या भाव मिल रहा नहीं, कम मिल रहा। ऐसी दर्दनाक कहानी केवल यवतमाल और अमरावती जिलों की नहीं है। नागपुर और विदर्भ के कमोबेश हर जिले का यही हाल है।
पचनौरी गांव के गौतम और उनकी पत्नी शुभांगी अपनी 2.5 एकड़ जमीन पर रात दिन बैल की तरह खटते हैं। कपास और सोयाबीन के साथ मौसम्बी का एक छोटा सा बाग है और वो फूलों की खेती भी कर रहे हैं, लेकिन सहकारी बैंक का 40,000 रुपए का कर्जा सिर पर लदा है। 2 साल से ब्याज भी नहीं चुका पाए। सरकार ने मदद करने को होना था हमको, खेती वाले को लक्ष्य देने धान धरने को होना वो गवर्नमेंट ने, नहीं तो बहुत परेशानी है खेती बाड़ी वाले को। थोड़ा एकड़ वाले के क्या जगेगा, परिवार कितना, 2 बच्चे है, ये है शादी करना है, कुछ करना है, कुछ मिलता नहीं। खेती में क्या है, ऐसा कर्जा का पानी बहुत होगा। विशेषज्ञ मानते हैं कि विदर्भ में खेती की लागत बढ़ रही है और इसमें भी सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है बीटी कॉटन के बीजों की। कई बार किसानों को 3 बार बुआई करनी पड़ती है। नकली बीजों की समस्या है। यहाँ पर केंद्रीय कपास अनुसंधान संस्थान जैसे तमाम महत्वपूर्ण संस्थान भी हैं, लेकिन बावजूद इसके किसानों को उनका खास फायदा नहीं मिल रहा है। आज देश में विदर्भ की पहचान ही किसानों की आत्महत्याओं से होती है, लेकिन एक जमाने तक यह इलाका अच्छी खेती बाड़ी के लिए मशहूर रहा। 1906 में देश के 5 कृषि कॉलेजों में से एक यहीं पर खुला था। उसका फायदा भी हुआ। हालांकि किसान साल में एक ही फसल उगाते थे और सिंचाई सुविधा भी कम थी, लेकिन खेती और बागबानी से लाखों लोगों का गुजारा चल जाता था। 1990 के दशक में यहाँ नगदी खेती का जोर बढ़ा तो परंपरागत खेती का रूप बदलने लगा। जहाँ तक के विदर्भ की बात है तो विदर्भ की खेती जो है वो 90% असिंचित है, नॉन इरिगेटेड है, और दुर्भाग्य से असिंचित खेती को सिंचित करने की योजनाओं के बारे में चर्चा होती है, परंतु जब तक के पानी नहीं मिलेगा तब तक के ये असिंचित खेती करने वाला किसान ये निसर्ग की अनिश्चितता से भी सामना कर रहा है और ये बाजार की अनिश्चितता से भी सामना कर रहा है। लेकिन संकट इतना गंभीर हो जाएगा ये किसी ने ना सोचा था। परंपरागत फसलें कम पानी चाहती थीं, सूखा भी झेल लेती थीं, लेकिन बीटी कपास और सोयाबीन के बढ़े चलन ने यहाँ का गणित बिगाड़ दिया। कपास में जैसे ही भौगोलिकरण हुआ और हमारा बाज़ार खुला, 95 में WTO की वजह से ये बड़ी कंपनियां भारत में आ गईं और वो हमारी देसी कंपनियों को ख़रीदने लग गई या लाइसेंसिंग एग्रीमेंट में जोड़ने लग गए। तो मोंसेंटो और माहिको का जोड़ बना, हाइब्रिड एकदम शुरू हो गए। 98 में मोंसेंटो ने बहुत बड़े एड्स डाले थे कि 1500 क्विंटल यील्ड होगा और किसान माला माल हो जाएगा। असलियत क्या है इन 12 साल के बाद? पहली तो असलियत है कि 12 साल इसलिए क्योंकि 98 में हमको इनके खिलाफ केस लड़ना पड़ा, क्योंकि बिना किसी परमिशन के इनने ट्रायल शुरू कर दिए थे और एडवर्टाइजमेंट शुरू कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट में ये केस चला, उसमें भी मालूम पड़ रहा था कि इनके डेटा में क्लियर था कि नए तरह के पेस्ट बीटी कॉटन में बढ़ रहे हैं, एफिड्स, जैसिड्स, जो कभी कपास के पेस्ट नहीं थे, ये 300%, 500% बढ़े हैं। तो एक तरफ जो कहते हैं कि इससे पेस्ट कंट्रोल होगा, पर असलियत है कि नए पेस्ट इतने फैल गए हैं कि 13 गुना ज़्यादा कीटनाशक विदर्भा में इस्तेमाल हो रहा है बीटी कपास में। अब किसान महसूस करते हैं कि बीटी कपास के लिए यह इलाका मुफीद नहीं था। भारत में इस साल 70 लाख हेक्टेयर से बढ़कर 136 लाख हेक्टेयर के अंदर कपास उगाई जा रही है। तो ये जो 70 लाख हेक्टेयर बढ़ा है, ये अनाज का क्षेत्र था, लेकिन अनाज के अंदर सरकार कीमत नहीं देती है। तो सूखाग्रस्त किसान अगर नगदी फसल लेते हैं तो उसमें बीज, खाद और पेस्टिसाइड बहुत लगता है, उसमें लॉसेस ज़्यादा आते हैं। तो सामाजिक सब विपदाओं में गिरा हुआ आदमी आत्मघात करता है। वैसे तो पूरे विदर्भ की खेती संकट में है, लेकिन 3 जिलों में स्थितियां बहुत ही खराब हैं, क्योंकि यहाँ किसानों को केवल एक फसलों पर आश्रित रहना पड़ता है और वो भी कई बार खराब हो जाती है, मौसम की धूप छांव है और कई अन्य सवाल है। ऐसे में वर्धा, यवतमाल, अमरावती के किसानों को सबसे अधिक मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। सरकारों ने पहले इस संकट पर पर्दा डालने की कोशिश की।
खेती संकट के कारण आत्महत्याएं हो रही हैं, सरकारों ने इसे काफी समय तक नहीं माना। इधर के कपास उगाने वाले किसान अगर आत्मघात कर रहे हैं तो फिर आंध्र के कपास उगाने वाले किसान, मध्य प्रदेश के किसान आत्मघात कर रहे हैं या नहीं कर रहे। तो सरकार के जब आंकड़े आए तो जहाँ भी सूखाग्रस्त या जहाँ पर ड्राई लैंड है वहाँ के सभी किसान महंगी खेती के कारण और खुली बाजार व्यवस्था के कारण बर्बाद होके आत्मघात कर रहे हैं। ऐसी परिस्थिति मैंने देखी और हमने जो तथ्य लाए थे, पहली बार महाराष्ट्र सरकार ने कबूल किया और पहली बार भारत सरकार ने इसे कबूल करते हुए 1 जुलाई 2006 को प्राइम मिनिस्टर खुद हमारे बोलने पे आए और उन्होंने यहाँ पैकेज दिया। पैकेज देने के बाद ये सब लिजिटिमेट हो गया। विदर्भ में खेती का संकट बरकरार है। नागपुर भले ही देश के मध्य में हो, लेकिन विदर्भ का किसान हाशिए पर है। यहाँ की खेती वेंटिलेटर पर है। 2/3 किसान भीषण कर्ज में डूबे हैं और खेती छोड़ना चाहते हैं। गांव से पलायन हो रहा है, जबकि प्रशासन के पास देने के लिए महज कुछ वायदे ही हैं। शुरू में खर्चा लगता है, इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है, निवेश, और उस पर बॉल वॉर्म ऐसे कुछ इंसेक्ट कीड़ों का प्रादुर्भाव हो गया, आक्रमण हो गया, इस वजह से काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो गया। वहाँ से ये परंपरा ज़्यादा देखी गई है कि एक दुष्चक्र शुरू हो गया कि कर्ज लेके खेती की, वो पैसे हमें वापस नहीं मिले। उससे जो निराशा उत्पन्न हुई वो एक अमरावती, यवतमाल जैसे जिलों की व्यथा रही है और इसका काफ़ी बारीक ढंग से अध्ययन किया गया। धीरे धीरे आत्महत्याओं की संख्या कम हो रही है। पहले महीने में 30 से भी ज़्यादा होती थी। आज के समय में अमरावती में मैंने काम किया तो 15-16 ऐसा है। मैं ये नहीं कह रहा कि वो संतोषजनक है, बहुत ही दुर्भाग्य है एक भी आत्महत्या होना। विदर्भ में खेती संकट के कई रूप हैं। कुछ कारण देशी विदेशी नीतियां हैं, तो कुछ वजहें राज्य और स्थानीय हालात से जुड़ी हैं। बाजार में असंतुलन है। यहाँ के किसान अमेरिका से दाम की प्रतिस्पर्धा में पिछड़ जाते हैं। अमेरिकी सरकार भारी सब्सिडी देती है, लेकिन यहाँ हालात अलग हैं। फिर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कपास का दाम अमेरिका से तय होता है। पहले देसी कपास 5 महीने में तैयार होती थी, तो बीटी कपास 200 दिन में तैयार होती है। इससे भारी लागत पड़ती है। यहाँ पे सबसे पहला हमारा जो कैश क्रॉप जिसको बोलते हैं तो वो कॉटन है। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा कॉटन होता है और ज़्यादा से ज़्यादा 99% लोग यहाँ पे कॉटन डालते हैं। मगर कॉटन को लगने वाली जो खर्चा है वो अगर देखा जाए, जैसा कि तीसरा आयोग, चौथा आयोग, छठवां आयोग बैठा है कर्मचारियों पे, किसानों के ऊपर कोई आयोग नहीं है। किसान का बच्चा भी काम करता है, किसान की बीबी भी काम करती है, उनके घर के पूरे लोग काम करते हैं। इतने लोग काम करने के बाद में उनके काम के हिसाब से उनको जो निकलने वाला कॉटन है वो कॉटन का रेट अब कम से कम 15,000 रुपये क्विंटल रहने को ना। विदर्भ के किसानों ने खुद को उन्नत बीज, तकनीक और तमाम अन्य पहलुओं से लैस करने की कोशिश की, लेकिन इससे उनकी मुसीबतें कम नहीं हुई। उनकी खेती की लागत जरूर बढ़ी, लेकिन खेती से जो आय होनी चाहिए थी वो नहीं हो पाई। बारानी या बरसा सिंचित इलाके में खेती की लागत सिंचित इलाकों से ज्यादा आती है, जबकि उनकी महंगी पैदावार के वाजिब दाम नहीं मिलते। मेरे भाई ने हल्द लगाई 8 रुपये किलो बेची, लहसुन लगाया 2 रुपये किलो बेचा, आलू बेचा 4 रुपये किलो, और कांदा सरकार ने बेचने लगाया उसे 10 रुपये किलो। डूब गया वो। कभी कपास लगाया है, सबसे अच्छा कपास हम लेंगे, लेकिन दाम औंधे पड़े हैं। 132 सेंट से 68 सेंट पे आ चुका है। कपास की गांठ पिछले साल 48 थी, अभी 38 है। 48,000 से 38 है गांठ, यानी खंडी 2 बेल्स की। तो अब समझ लो कि एक बहुत बड़ा इकोनॉमिक रिसेशन कॉटन में है। हरियाणा, पंजाब या कई दूसरे राज्यों में एमएसपी यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद का जो तंत्र विकसित हुआ है वो भी यहाँ नहीं है। मिनिमम सपोर्ट प्राइस से भी कम जब भाव जाता है उस समय भी गवर्नमेंट जो है उसको सपोर्ट नहीं कर पाता है। बहुत समय में जो है, अभी पिछले दिनों में हमको बहुत मशक्क़त करनी पड़ी कि सरकार को, जब बाज़ार में मिनिमम सपोर्ट प्राइस से कम गेहूं के, तुअर के, चना के भाव गए तो सरकार के साथ 14-14 दिन के लिए आंदोलन और सत्याग्रह करके बैठना पड़ा। उसके बाद लिया। असल में विदर्भ में खेती बाड़ी की दशा को सुधारने के लिए कई तरह की कोशिशों की दरकार है, लेकिन मौसम की दया पर निर्भर विदर्भ को भारी लागत वाली फसलों के चक्रव्यूह से बाहर निकालना आसान नहीं है। शक्कर जैसी लॉबी न होने की वजह से गैर सिंचित इलाकों के किसानों की दशा बिगड़ती गई है। गन्ने के लिए हम जिस प्रायोरिटी से सोचते हैं उस तरह से हमने कपास, दालों और तिलहन के बारे में सोचना चाहिए।
देखिए, गन्ने पर हम इंपोर्ट ड्यूटी लगा देते हैं, शक्कर पर, शक्कर एक्सपोर्ट के लिए हम सब्सिडी भी दे देते हैं, पर आज दुनिया के बाज़ार में खाद्य तेल के दाम गिर रहे हैं और हमारे यहाँ खाद्य तेल का आयात 0% ड्यूटी पे है। हाँ, दालों का आयात 0% ड्यूटी पर है। यहाँ के किसान को चने का दाम नहीं मिल रहा है, 3100 रुपये सपोर्ट प्राइस है और वो 2200-2400 रुपये में बेचते रहा। खुद सुषमा स्वराज जी ने राष्ट्रपति को मिलकर मध्य प्रदेश में चने की खरीदी की मांग की और अब उनकी सरकार आ गई है, पर उसके बारे में पॉलिसी डिसीजन कुछ नहीं होता है। तो जिस तरह से हम लॉबी के दबाव में निर्णय लेते हैं, उस तरह से हम असिंचित खेती करने वाले किसान, उसकी ताकत नहीं है, उसकी लॉबी नहीं है, पर हमारे राजनेता कम से कम कमज़ोर आदमी का तो विचार करें। खेतीहर मजदूरों की यहाँ भारी किल्लत है। 2-3 सालों से छत्तीसगढ़िया मजदूरों का आना जाना भी बंद है। मजदूरी पर खर्च 40 से 50% बढ़ गया है। जैसे कि एक शायर ने कहा था कि देख कर फसल अंधेरों की आप हैरत में क्यों हो, देख कर फसल अंधेरों की आप हैरत में क्यों हो, तुमने अपने खेतों में उजाले बोए ही कहाँ थे। यहाँ उजाले बोए ही नहीं, इसलिए उजाला पैदा ही नहीं हुआ, अंधेरा ही पैदा होने वाला था। और ये सुसाइड जो है, ये इससे चकित होने की, आश्चर्यचकित होने की कोई ज़रूरत नहीं है। नागपुर के संतरे पूरी दुनिया में मशहूर रहे हैं और साथ ही साथ यहाँ के किसानों के लिए काफ़ी समर्थन भी देते रहे हैं, लेकिन बीते कुछ समय से संतरा किसानों की स्थितियाँ भी खराब होती जा रही हैं। कीट व्याधियों के साथ साथ उचित बाजार का अभाव इनके लिए काफ़ी कष्टप्रद हो रहा है। फिलहाल इसे एक छोटा सा ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम स्पेशल रिपोर्ट और मैं हूं अरविंद कुमार सिंह। हम बातचीत कर रहे हैं विदर्भ में कृषि संकट पर। विदर्भ में कृषि संकट काफ़ी गहरा है और किसानों की आत्महत्याओं ने पूरे देश का ध्यान इस इलाके की ओर खींचा है, लेकिन जो लोग जिंदा हैं उनकी स्थितियां भी कोई बहुत अच्छी नहीं है और ज़रूरत है कि उस तरफ बहुत ही गहराई से ध्यान दिया जाए। मौसम की आंख मिचौली और सिंचाई सुविधाओं की कमी विदर्भ के किसानों को सबसे ज्यादा परेशान कर रही है। यहाँ पानी की कमी नहीं है और न ही बारिश की। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा नदियाँ यही हैं, फिर भी यहाँ का 89% इलाका असिंचित है। अकाल की परिस्थिति हर साल गंभीर हो जाती है, उससे आप बिल्कुल उस पर आप ध्यान न दें। इस इलाके में कभी अकाल नहीं होता है। अभी आपने अगर जो प्रवास किया, यात्रा की होगी, तो रास्ते में आपको दिखा होगा दोनों ओर हरे हरे खेत, ऐसा एक भी नहीं दिखेगा सूखी बंजर ज़मीन जो भारत के कुछ मरुस्थलीय या पहाड़ी भागों में दिखती है, पठारी भागों। मतलब एक भ्रांति या मिथक ये भी है कि इधर पानी नहीं होता है। तो ये इलाका पानी कम की समस्या से बिल्कुल परेशान नहीं है, भले वो बारिश पर ही आश्रित है, मानसून पर, मगर हर साल बहुत अच्छी बारिश होती है। विदर्भ की मिट्टी की जो क्वालिटी है वह बागवानी के लिए अधिक मुफीद है, लेकिन इस पर होती है कपास और सोयाबीन की खेती, जिनको अधिक पानी चाहिए। इसीलिए फसलें फेल होती हैं, किसानों की आत्महत्याएं होती हैं, उनकी दशाएं बिगड़ती हैं और इन पर वो केवल एक फसल ले पाते हैं। तो क्या यहाँ की मुसीबत बीटी कॉटन और नई टेक्नोलॉजी के कारण है? कई वैज्ञानिक मानते हैं कि किसी ने इस तरफ ध्यान ही नहीं दिया कि नई टेक्नोलॉजी का उपयोग कहाँ करना है, न ही यहाँ की मिट्टी के बारे में पड़ताल की गई। बीटी कॉटन की सपोर्ट कहाँ करेगी? डीप सॉइल्स में, गहरी मिट्टियों में इसको सपोर्ट करेगी। लेकिन विदर्भा की 56% मिट्टी जो है उथली है, गहरी सैलो सॉइल्स है, जहाँ पर बीटी कॉटन सक्सेसफुल हम नहीं ग्रो कर सकते अगर हमारे पास पानी की व्यवस्था नहीं है। पानी की व्यवस्था है तो आप कहीं कुछ भी ग्रो करिए, लेकिन अगर हम रेनफेड कॉटन के लिए जाते हैं तो निश्चित रूप से सैलो मिट्टी में हमें क्या हो, देसी कॉटन लगाना चाहिए और डीप गहरी मिट्टी में बीटी कॉटन लगाना चाहिए। विदर्भ में जब तक देसी कपास और ज्वार की खेती होती थी, तब तक किसानों के साथ इस तरह की गंभीर चुनौतियाँ नहीं थी। जब से बीटी कपास आई है और सोयाबीन आया है, तब से किसानों का संकट बढ़ गया है। इन फसलों को पानी चाहिए, इनके बीज महंगे हैं और कई अन्य संकट हैं जिनसे झेल पाना किसानों के लिए बहुत ही कठिन हो रहा है। फिर एक राय ये भी है कि मौसमी बारिश की प्रकृति बदल रही है। कभी खूब बारिश तो कभी सूखा, 2 बारिश के बीच का गैप बढ़ गया है। ऐसे में एक फसल के भरोसे रहना मुफीद नहीं है। कभी कभी आया तो खूब बारिश होती है, कभी कभी बहुत ड्राई हो जाता है। इसकी वजह से जो मेजर क्रॉप जो यहाँ का है, एक तो सोयाबीन और कपास, इसमें काफ़ी दिक्कत आ रही है और इसलिए किसान लोग का जो प्रॉब्लम है उसको एक्सपेंडिचर तो कर लेते हैं, लागत तो लगाई है, लेकिन बीज का खर्चा हो गया, खाद हो गया, लेबर खर्चा हो गया,
ज़मीन का प्रिपरेशन हो गया, तो उसमें ज़्यादा रिटर्न नहीं मिल रहा। लेकिन विदर्भ की सिंचाई परियोजनाएं लेट लतीफी का रिकॉर्ड बना रही हैं। कोशी खुर्द बांध 15 साल से नहीं बना, इस बारे में कोई आवाज भी नहीं उठती दिखती। विदर्भ में किसानों की उपेक्षा होती रही है और इस उपेक्षा का एक कारण शायद विदर्भ भी है। विदर्भ में सिंचाई के साधन हैं, फसलें बहुत अच्छी होती हैं, लेकिन राज्य का जिस तरह का रूप है उसमें विदर्भ के साथ हमेशा उपेक्षा होती रही है। जो साधन है, जो संसाधन है, जो सरकारी राशि है, वो दूसरे हिस्सों तक जाती रही है क्योंकि वहाँ के राजनीतिक संगठन और राजनीतिक व्यक्ति ताकतवर रहे हैं। और यही कारण है कि पिछले कुछ दिनों में जब समाचार माध्यमों के तरीके से दूसरे कुछ यहाँ के सामाजिक और किसान संगठनों के माध्यम से आवाज़ उठी, तब थोड़ा बहुत बदलाव आया। अच्छी खेती के लिए पानी की ज़रूरत होती है, जिसका प्रबंधन विदर्भ में बहुत ही कमज़ोर है। यहाँ की सिंचाई परियोजनाएं सालों से लटकी पड़ी हैं। साथ ही साथ कई अन्य मोर्चों पर भी किसानों को जूझना पड़ता है। देश में कुल सिंचित इलाका 44.9% है, लेकिन ये विदर्भ में महज 11% है। सन 2005 में तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने 3,750 करोड़ रुपए का विदर्भ पैकेज दिया था। उसमें से 2,177 करोड़ सिंचाई के लिए था, लेकिन अमरावती जिले में अभी भी 85% इलाके में सिंचाई सुविधा नहीं है। गाँव के लिए मैंने जैसे कहा, यहाँ का जो किसान है वो ड्राई लैंड फार्मिंग के ऊपर निर्भर है 85% तक। तो हमारे ज़िले में अभी 42 इरिगेशन प्रोजेक्ट चालू है। ये अगर कंप्लीट हुए अगले कुछ सालों में तो और 15 से 20% ज़मीन इरिगेशन के नीचे आएगी और इससे किसान को लाभ होगा। तो क्या ये माने कि विदर्भ का कृषि संकट लाइलाज है, या फिर उसकी तरफ केंद्र और राज्य सरकारों ने गंभीरता से ध्यान नहीं दिया? संसद और महाराष्ट्र की विधानसभा में तमाम बार चर्चाएं हुई, कई समितियां बनी, प्रधानमंत्री से लेकर मुख्यमंत्री तक के पैकेज और कई योजनाएं आईं, लेकिन जलवायु परिवर्तन और अस्थिर मानसून, खेती की लागत में बढ़ोतरी, छोटी जोतों की बढ़ती संख्या, बढ़ता कर्ज और घटता वित्तीय समर्थन, बाजार के दांव में उतार चढ़ाव और बागबानी तथा पशुपालन क्षेत्र की अनदेखी के कारण संकट बढ़ता ही गया। योजनाएं तो आई दुनिया भर की, और सवाल ऐसा है, योजनाएं ऐसी हैं कि बीमारी कैंसर की है और आप ऊपर से मरहम लगा रहे हैं। कैंसर की बीमारी मरहम लगाने से दूर नहीं होगी। बीमारी यह है कि किसान जो पैदा करता है उसको उसका रेम्यूनरेटिव प्राइस जो है वो मिलती नहीं है। विदर्भ इलाके में महाराष्ट्र की 62 विधानसभा और 10 लोकसभा सीटें हैं। विदर्भ का हृदय नागपुर है, जहां विधानमंडल भवन के साथ सारे बड़े दफ्तर हैं। लेकिन 97,321 वर्ग किलोमीटर दायरे में फैले विदर्भ के सभी 11 जिलों में संकट है। 2 करोड़ 20 लाख की आबादी वाले विदर्भ में करीब आधे किसान है, फिर भी मर्ज लाइलाज बना हुआ है। मांग विदर्भ के संकट के लिए कर रहे हैं कि जब पानी मिलेगा तब मिलेगा, पर यहाँ तो असिंचित खेती है। और मेरा तो ये मानना है कि इस देश में कितनी भी योजनाएं बना लो, गंगा यमुना को भी जोड़ दो, तो भी 60% ज़मीन ये नॉन इरिगेटेड असिंचित रहने वाली है। हम विदर्भ के लिए एक मांग कर रहे हैं कि जो कुछ भी सब्सिडी है आज राज्य में, केंद्र में, वो सब पानी इस्तेमाल करने वाले को है। हम डिवाइड नहीं करना चाहते, हम उनकी सब्सिडी कम करो ये नहीं कहते हैं। हम कह रहे कि अब हमारा भी अधिकार आ गया है कि असिंचित खेती करने वालों को भी सरकार का डायरेक्ट सपोर्ट मिलना चाहिए। किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए बेशक कई रास्तों की तलाश करनी है। उचित बिजली आपूर्ति के साथ किसानों को शिक्षित करना भी जरूरी है। जानकार कहते हैं कि डेयरी, बागवानी और पशुपालन को बढ़ावा देने के साथ प्रोसेसिंग सुविधाओं का विकास हो तो शायद हालात कुछ सुधरें। साथ ही कई फसलों की खेती के लिए किसानों को भी तैयार करना होगा। समृद्ध होने के लिए हर चीज़ मौजूद है। प्रकृति ने भरपूर यहाँ उपहार दिया है। उपजाऊ ज़मीन है, जंगल हैं, नदियाँ हैं। दुर्भाग्य ऐसा हुआ कि कृषि आधारित जो उद्योग पनपने चाहिए, कृषि उत्पादों के लिए जो बाज़ार मिलना चाहिए, उस पर किसी सरकार ने गौर नहीं किया। किसान को पूरी तरह प्रकृति पर छोड़ दिया। कहावत है, का बरसा जब कृषि सुखाने। समय पर अगर आर्थिक मदद और खाद बीज ना मिले तो वो किसान के किस काम का।
हालात ऐसे हैं कि यहाँ आज भी किसानों को साहूकारों की शरण में जाकर खुद को लुटवाना पड़ता है। सरकारी बैंकों से मामूली कर्ज लेने में उनकी जूतियां घिस जाती हैं। संकट के समय सरकारी तंत्र उनके किसी काम नहीं आता। कि बहुत सारी योजनाएं आती हैं और उसमें से काफ़ी अच्छी योजनाएं भी हैं, लेकिन उस योजनाओं को कि खेती हर किसान और मजदूर तक पहुंचाने के लिए जो एजेंसी है, जो नौकरशाही हम कहते हैं, वो पूरी तरह से सुस्त है। उनके ऊपर किसी का नियंत्रण नहीं है, पॉलिटिकल लोगों का कोई नियंत्रण नहीं है। संकट के इस दौर में एक विकल्प बागबानी हो सकती थी, लेकिन उस ओर खास ध्यान नहीं दिया गया, जबकि 2 सदी से नागपुर के संतरे दुनिया भर में मशहूर हैं। यहाँ पर संतरा उत्पादन लेने के बाद में जो मार्केटिंग की व्यवस्था है वो पिछले कई वर्षों में उसका विकास हुआ, पर फिर भी अभी काफ़ी कुछ करने की ज़रूरत है। इस दिशा में सरकार ने भी काफ़ी कदम उठाए हैं, जैसे कि संतरा महोत्सव आयोजित करना, किसानों को बिक्री के लिए जगह मुहैया कराना। महाराष्ट्र में सहकारिता आंदोलन खूब फला फूला, लेकिन विदर्भ में उसकी दशा खराब है। यूं कहें तो किसानों की तबाही के कारणों में एक वजह यह भी है तो गलत नहीं होगा। यहाँ उद्योगों का जो विकास हो सकता था वो नहीं हुआ। फूड प्रोसेसिंग में यहाँ जो होना था वो भी नहीं हुआ। तो विदर्भ का संकट गहरा है, लेकिन लाइलाज नहीं। ये दूर हो सकता है अगर इरादे हों। इन दिनों माहौल महाराष्ट्र विधानसभा के चुनाव का है। किसानों के लिए बड़ी बड़ी बातें राजनीतिक दल कर रहे हैं, लेकिन क्या सचमुच अगली सरकार विदर्भ के किसानों का दुख दर्द दूर करेगी? कुल मिलाकर ये माना जा सकता है कि विदर्भ का कृषि संकट बहुआयामी है और इससे निपटने के लिए अलग अलग स्तर पर ठोस प्रयास करने की ज़रूरत है, चाहे वो भारत सरकार हो या राज्य सरकार, चाहे कृषि अनुसंधान संस्थाएं हों या कृषि शिक्षा में जुड़ी संस्थाएं। इन सबको मिलकर विदर्भ के संकट से निपटने के लिए रास्ता तलाशना होगा और साथ ही साथ सरकारों को व्यापक समर्थन भी देना होगा। इस एपिसोड में फ़िलहाल यहीं तक। कैमरामैन सोनी के साथ मैं अरविंद कुमार सिंह आपसे विदा लेता हूँ। आगे मिलेंगे किसी और ख़ास एपिसोड के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।